भारत के राष्ट्रपति को समझने से पहले हमें राष्ट्रपति और संविधान के रिश्तों को समझना पड़ेगा। भारतीय संविधान का एक्चुअल में ओरिजिन कैसे हुआ, क्या हुआ, इस संदर्भ में हमें समझना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के जो विधान थे, जो ब्रिटिश पीरियड में ये जो एक एक्ट आया था, इसके जो विधान थे, इसका हमने एक बहुत बड़ा पार्ट अपने संविधान में ले लिया था। भारत के संविधान के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं कि भारत का संविधान जो है वो एक उधार का थैला है, या भारत के संविधान जो हमारे निर्माता थे उन्होंने बहुत सारे देशों के संविधानों से बहुत सारी चीज़ें ली हैं। किसी से हमने डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली है, किसी से राष्ट्रपति का पद लिया, किसी से, मतलब इस टाइप की बातें आती हैं। और इसी कारण से जो है ना, भारतीय जो जनमानस है या भारत की जनता है वो संविधान में एडजस्ट नहीं हो पाई है। तो हम बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आप खुद से एक इमेज करो। यदि आप किसी चीज़ का निर्माण करना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प है कि आप जिस चीज़ का निर्माण करना चाहते हैं उस चीज़ को आप अपने बलबूते पे बनाना चाहते हैं, अपने बलबूते पे उसे सजाना चाहते हैं, अपने ही हाथों के द्वारा निर्मित चीज़ों से सजावट रखना चाहते हैं, या आप उसको बेहतरीन तरीके से सजाना चाहते हैं। तो आप सोचते हो कि आप किसी मालूम मकान का निर्माण करते हैं, या आप किसी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, या आप इंडस्ट्रीज को खड़ा करते हैं, औद्योगिक प्लान लाते हैं या आप नदियों की सफाई करवाना चाहते हैं, जिसके लिए भी आप योजना तैयार करते हैं। तो उस योजना में अपन क्या करते हैं कि उस योजना में जो आउट ड्राफ्टिंग होती है वो अपनी होती है। आउट ड्राफ्टिंग आपकी लोकलिटी को दिखाती है कि हमारे साथ परिस्थितियां ये हैं, इन परिस्थितियों में हम इस ड्राफ्टिंग को हम तैयार करें, और इसके अंदर फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर बेहतर हम क्या कर सकते हैं। इसी तरह से हमने अपने संविधान को लिया है। हमारा संविधान बहुत बेहतरीन संविधान है। दुनिया के देशों ने संविधान बनाया था, दुनिया के देशों के संविधान संशोधन भी हुए हैं, दुनिया के देशों के संविधान बदल भी गए हैं, लेकिन भारत का संविधान जो है ना, जब से बना है तब से आज तक बिल्कुल अपने स्वरूप में चल रहा है। इससे और बढ़िया की बात क्या नहीं हो सकती है। बेहतर है कि हमारा संविधान अब तक चल रहा है, बेहतर है कि हमारा संविधान इतना फ्लेक्सिबल है, और बेहतर है कि हमारा संविधान इतना कठोर है। बेहतर है कि हमारा संविधान बहुत वैधानिक तरीके से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसको हम इस संदर्भ में देखते कि आप जब मार्केट जाते हो, अपने घर को सजाना चाहते हो, तो आप अच्छी से अच्छी चीज़ का तलाश करते हो कि झूमर कैसा होना चाहिए, ये हमारा झूमर अच्छा लगेगा, पंखे कैसे होने चाहिए, उसका पेंट कैसा होना चाहिए, उसके दरवाजे कैसे होने चाहिए, खिड़कियाँ कैसी होनी चाहिए, बाहर की सजावट कैसी होनी चाहिए, मार्बल किस टाइप का लगवा जाए, ये सब चीज़ें अपन देखते। बेड कैसा होना चाहिए, फर्नीचर कैसा होना चाहिए, कहाँ कैसा फर्नीचर होना चाहिए। तो हम मार्केट से हम बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें उठा के अपने घर को सजाते हैं। क्या हम अपने संविधान को नहीं सजा सकते थे? और अगर हमने अपने दुनिया में दूसरे देशों के संविधान में जो बहुत अच्छी चीज़ें थीं जो सफल हो गई, और जो हमें लगता था कि ये चीज़ें हमारे यहाँ भी सफल हो जाएंगी, तो हमने हूबहू तो उन्हें उठा के रखा नहीं। हमने कुछ परिवर्तित करके अपने परिवेश के साथ, अपने क्लाइमेट के साथ, भौगोलिक स्थिति के साथ, सोशल के साथ, रिलीजन के साथ चेंज करके उन्हें एडजस्ट किया है। अगर चेंज करके एडजस्ट किया है तो वो शोभा दे रहा, उसमें क्या दिक्कत है। एक तो ये हम मानते हैं कि भारतीय संविधान पर जो एक बड़ा प्रभाव पड़ा है वो ब्रिटेन के संविधान का पड़ा है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान हमने हूबहू नहीं उठाया। ब्रिटेन के संविधान और हमारे संविधान में बहुत बड़े अंतर दिखाई देते हैं हमें, लेकिन फिर भी उनका जो है ना काफ़ी पार्ट हमने उठाया है। भारतीय संविधान पर ब्रिटेन का जो संविधान का व्यापक प्रभाव पड़ा था, उस संदर्भ को हम ऐसे देखते हैं। देखो, ब्रिटेन के संविधान में जो राष्ट्रपति का पद है वो राष्ट्रपति का पद ना हो कि उनका जो है ब्रिटिश क्राउन जो है यानी राजा है वो वंशानुगत होता है, यानी साम्राज्ञी जो है ना या रानी है वो वंशानुगत पद है। हमारे यहाँ वंशानुगत पद नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है ना अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जनता के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि मंडल जो है ना वो राष्ट्रपति चुनता है। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से वो पद हम जनता को ही मानते हैं कि जनता के द्वारा चुना गया है, क्योंकि जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है और जनता की ओर से वह प्रतिनिधि जो है ना प्रतिनिधित्व करता है इलेक्शन में राष्ट्रपति का। तो एक चीज़ ये हुई। दूसरी बात ये होती है कि राष्ट्रपति
वहाँ पे वंशानुगत है। और हमारे यहाँ जो इलेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे संसदीय प्रजातंत्र है और हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय प्रजातंत्र का मतलब होता है कि वहाँ पे टॉप पे राजा बैठा हुआ है या साम्राज्ञी बैठी हुई है जो वंशानुगत है, और राजा की नीचे जो होती है वो प्रजा होती है, लोक नहीं होता है। नीचे जो होती है वो प्रजा होती है, इसलिए उसे कहा गया संसदीय प्रजातंत्र है वहाँ पे। और हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है। नीचे आम आदमी है, नीचे आम आदमी है, ऊपर आम आदमी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया व्यक्ति है। एक तो ये संदर्भ में देखते हैं। राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है हमारे यहाँ। वास्तविक प्रधान संघ की, जो वास्तविक प्रधान होता है संघीय व्यवस्था का, वो मंत्रिमंडल होता है। संघीय मंत्रिमंडल जो है ना, उसके हाथों में वास्तविक शक्ति होती है। राष्ट्रपति हमारा औपचारिक प्रधान होता है। अब इन बातों को जब हम जानते हैं तो फिर इसके बाद हम राष्ट्रपति के संदर्भ में अब चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भाग 5 यानी संघ में ये जो अध्याय दिए गए, 5 अध्याय दिए गए, इन 5 अध्यायों में हम पहले बात करते हैं कि अध्याय 1 में क्या है, कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है। कार्यपालिका में आर्टिकल 52 से 78 तक ये कार्यपालिका है। अध्याय 2 में संसद है, यानी आर्टिकल 79 से 122 तक ये संसद है। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं, यानी ऑर्डिनेंस पारित करने की शक्ति है। और अध्याय 4 में जो है ना संघ की न्यायपालिका है, यानी आर्टिकल 124 से 47 तक है। अध्याय 5 में जो है ना कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, जो आर्टिकल 148 से 151 तक है। ये हमारी जो है ना 5 जो पार्ट हैं इसके, या 5 अध्याय हैं, इसको हम देखते हैं। देखो, अगर संविधान को पढ़ना है तो संविधान को पढ़ने के क्रम में अपन को कुछ ना कुछ जो है ना अलग से सेपरेट डिफाइन करना पड़ेगा। सेपरेट डिफाइन करने के लिए जो है ना तभी अपन क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हैं। भाई क्वेश्चन कहाँ से उठेगा, तो हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से उठ सकता है, और इस क्वेश्चन को अगर यहाँ से उठता है तो हमें किस सीमा में हैंडल करना है, इसे किस सीमा में निर्धारित करके रखना है कि इस दायरे में इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। इस प्रकार से अगर संविधान को पढ़ते तो देखो, संविधान को पढ़ने के क्रम में हम देखते हैं कि भाग 5 और भाग 6 पूरे संविधान में सबसे बड़ा भाग है। तो अगर जितनी एनर्जी हम लगाते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, भाग 5 और भाग 6 ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और दोनों ही बहुत बड़े विस्तार लिए हैं। अब दोनों बहुत बड़ा विस्तार लिए और इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, तो दोनों से ही क्वेश्चन बेहतरीन उठने की संभावना है। दोनों से ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उठ सकते हैं, दोनों से ही फैक्चुअल क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो जितनी एनर्जी हम पूरे संविधान को लगाते हैं, जितनी एनर्जी हम नागरिकता को लगाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लगाते हैं, फंडामेंटल राइट्स को लगाते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लगाते हैं, या पंचायती राज व्यवस्था को लगाते हैं, पूरी एनर्जी सब में लगाने की बजाय हम आधी एनर्जी इन 2 भागों में लगा दें और आधी एनर्जी लगाएं हम शेष संविधान में, तो संविधान पे हम पकड़ बना सकते हैं। क्योंकि बिना इसके संविधान पे पकड़ बनाना बहुत मुश्किल होता है। और ये 2 मेजर जो पार्ट हैं, इस 2 मेजर पार्टों को अगर हमने कैप्चर कर लिया तो संविधान का आधा भाग हमने कैप्चर कर लिया, और यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन बन के आते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन उभर सकता है और कैसे अपन को इसका आंसर देना है, कैसे वो हमें प्रश्न बांध देता है कि बेटा इस दायरे से बाहर निकलोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, इसी दायरे में बंध के तुम्हें आंसर देना है। और अगर हम दायरे में बंध जाते हैं कि हमें आंसर केवल यहीं तलाशना है, तो हम आसानी से आंसर को निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यपालिका की। कार्यपालिका की मतलब एग्जीक्यूटिव। तो देखो, आर्टिकल 52 से 78 तक है कार्यपालिका। आर्टिकल 52 में मतलब 52 से 62 तक जो है ना वो राष्ट्रपति का प्रोविज़न दिया गया है। 52 से 62 तक राष्ट्रपति का प्रोविज़न दिया गया है। मैं आज चर्चा कर रहा हूं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो में चर्चा की थी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन का विस्तार में चर्चा मिलेगी। केवल निर्वाचन पे को ही फोकस किया गया था, लेकिन मैं यहाँ पे निर्वाचन को संकीर्ण करूँगा, थोड़ा छोटा करूँगा, बल्कि राष्ट्रपति के अन्य चीज़ों को मैं विस्तार देना चाहता हूँ। अब राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो अपन फिर वापस आ जाते हैं इन आर्टिकलों पे। 52 से 62 तक के आर्टिकल अपन जो है ना इसको लेते हैं कि राष्ट्रपति का यहाँ क्या एक विधान है। तो अगर अपन देखते हैं कि आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस शब्द ने कह दिया कि परिस्थितियाँ कुछ भी रहें, लेकिन भारत का एक राष्ट्रपति हमेशा होगा। अगर ये पद खाली होता है तो फिर क्या होगा,
आकस्मिक ये पद खाली होता है, कोई रिजाइन करता है प्रेसिडेंट, या किसी प्रेसिडेंट पर महाभियोग लगता है, या ऐसा कोई विधान आता है, तो इस पद का क्या होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ तो राष्ट्रपति होगा, तो ऑटोमेटिक वाइस प्रेसिडेंट का पद उभर के सामने आ जाता है। और वाइस प्रेसिडेंट का पद यानी आर्टिकल जो 63 था वो 63 ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है यहाँ 52 में। अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा। इसके लिए एक विधान है, मतलब ऑटोमेटिक उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा, तो फिर राष्ट्रपति हो गया। तो इसमें क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 52 के तहत आता है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति, मतलब संघ की जो कार्यपालिका है, जो यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स किस में अंतर्निहित होती हैं, तो ये आर्टिकल 53 बताता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पद में अंतर्निहित होती है, चाहे वो वास्तविक प्रधान हो, चाहे वो औपचारिक प्रधान हो। मैटर इज नॉट दिस, हमको डिस्कस नहीं करना है कि वो वास्तविक प्रधान है या ऐसा प्रधान है। जब हमसे पूछा जाए कि वास्तविक प्रधान कौन होता है, जब हमसे पूछा जाए औपचारिक प्रधान कौन होता है, तभी तो अपन डिफाइन करेंगे। अभी तो उसने सीधा सीधा पूछा है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति क्या राष्ट्रपति के पद में अंतर्निहित होती है, आर्टिकल 53 के तहत। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए विस्तार से मैं वीडियो दे चुका हूं, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पूरा का पूरा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और पूरा निर्वाचन की रीति मैंने बताई है, किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है और रीतियां कैसे होती हैं, कैसे निर्वाचन होता है। यहां पे अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सभी चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सभी चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं, और राज्यों की विधानसभाओं के सभी चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा है, उनके चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं, जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, और अब जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, उसमें भी विधानसभा है, उसकी काउंसिल को खत्म कर दिया गया है, उसमें विधानसभा है, तो ये लोग उसमें भाग लेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर रीति के बारे में बात करते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में आर्टिकल 58 के तहत कहा गया कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसको 15,000 रुपये की जमानत राशि जो है ना चुनाव अधिकारी के समक्ष जमा कराना पड़ेगी, और 50 प्रस्तावक होना चाहिए उसके प्रस्ताव पत्र के साथ जो दस्तखत करें, और 50 समर्थक होना चाहिए, यानी सपोर्टर होना चाहिए, जो उसको राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपीयर करते हैं कि लड़वाना चाहते हैं। इसमें मैंने आपको विस्तार से बताया है। जमानत राशि का मतलब होता है राष्ट्रपति को अगर एक निश्चित उसमें वोट नहीं मिलते हैं तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। इसी को बोलते हैं किसी व्यक्ति की जमानत जब्त हो जाना, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो निर्वाचन की जो रीति थी, निर्वाचक मंडल मैंने आपको बताया 54 में, 55 में जो निर्वाचन की रीति थी, निर्वाचन की रीति को दो व्यूज बांटते हैं, दो तरीके से। निर्वाचन की रीति में एक समरूपता तथा समतुल्यता के सिद्धांत को अपनाया गया है। पहला हमारा नहीं है समरूपता तथा समतुल्यता का सिद्धांत। मतलब समरूपता क्या होती है, राज्यों के प्रतिनिधियों के माप में समरूपता होना चाहिए, और संघ के प्रतिनिधि में समतुल्यता होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जिस राज्य में प्रतिनिधित्व, जो राज्य का प्रतिनिधि यानी विधायक है, राज्य के विधायक की जो वोट वैल्यू के लिए हम जिस विधि से आकलन कर रहे हैं, उसी विधि से हम दूसरे राज्य के विधायक की वोट वैल्यू का आकलन करेंगे, उसी से हम तीसरे राज्य के विधायक की वोट वैल्यू का आकलन करेंगे। अब उसी से जब हम आकलन कर रहे हैं तो ये क्या हो गई है, ये समरूपता हो गई। समतुल्यता का मतलब होता है कि हिंदुस्तान के राज्य में, आई मीन्स राज्यों में जितने हमारे राज्यों के प्रतिनिधि हैं, विधानसभा के जितने विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन सब का ग्रांड टोटल, और राज्यसभा और लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधियों का ग्रांड टोटल इक्वल होना चाहिए। ये समतुल्यता है। कहने का मतलब है कि राज्यसभा और लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधियों का जो ग्रांड टोटल आना चाहिए, वो राज्यों के विधायकों के प्रतिनिधियों यानी विधायकों के ग्रांड टोटल, चुने हुए वाले विधायक, उनका ग्रांड टोटल के इक्वल आना चाहिए। ये समतुल्यता है।
अब इसके लिए दूसरी जो सिस्टम अपनाया जाता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति सिद्धांत। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के सिद्धांत से मतलब है यहाँ पर कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, अगर एक व्यक्ति खड़ा है तो वो निर्विरोध जीत जाता है। अगर दो व्यक्ति खड़े हैं तो उनमें जो है ना दो कंडीशन बनती हैं, एक तो 50-50% वोट होगा, एक 50 प्लस और एक में 50 माइनस होगा। अगर मान लो दो से अधिक या एक से अधिक कैंडिडेट खड़े होते हैं, 3, 4, 5 कैंडिडेट राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को 50% प्लस वोट मिल जाते हैं, मत मिल जाते हैं, तो व्यक्ति जीता मान लिया जाता है। बाकी लोगों को कितने मिले ये अलग मैटर है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 50% वोट नहीं मिलती हैं तो उसके लिए दूसरे चक्र तीसरे चक्र की वो मतलब चुनाव सिस्टम चलता है। चुनाव दोबारा नहीं होता है, वरीयता क्रम में वोट डालता है। जो वोटर होता है यानी जो प्रतिनिधि होता है, जो वोटर जाता है वो वोट डालता है, वो सभी लोगों को वरीयता क्रम में डालता है। 1-2 नंबर उसके नाम के आगे लिखता चला जाता है कि मेरा वोट इसको जाए, अगर ये नहीं आता है तो इसको जाए, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पर जो एकल मत संक्रमणीय जो सिद्धांत था वो वरीयता क्रम, वो इससे कहा गया है। इसके बाद जो है ना, जब किसी व्यक्ति को 50 प्लस हो जाएंगे तो वो विजित घोषित हो जाएगा। ये मैं आपका चुनाव में अब विस्तार से दे चुका हूँ। अब आती है बात तो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो रीति थी वो रीति हो गई है। राष्ट्रपति के पद अवधि, राष्ट्रपति के मतलब आर्टिकल 56 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के पद की अवधि क्या होगी, मतलब 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है। इससे पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना रिजाइन दे के पद त्याग सकता है, या आकस्मिक राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है तो उसे सूचना जो है ना स्पीकर को देना पड़ती है तुरंत। तो इस संदर्भ में देखते हैं आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए क्या योग्यता होगी। तो देखो भारतीय संविधान में जो है ना, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता के संबंध में कोई खास प्रावधान नहीं किया गया, मौन है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति केवल एक ही बार बन सकता है, 2 बार बन सकता है, 3 बार बन सकता है, 4 बार बन सकता है। जो राष्ट्रपति है वो पुनर्निर्वाचित हो सकता है, यानी खड़ा हो सकता है। हमारे यहाँ कोई वैसा विधान नहीं है। हमारे यहाँ एक ही राष्ट्रपति, एक ही व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, तो यानी वो पुनर्निर्वाचन की योग्यता रखता है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या चाहिए, आर्टिकल 58 में अर्हताओं का मतलब होता है क्या एबिलिटी होना चाहिए वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। कॉमन सी अपनी बातें होती हैं, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। ये सब चीज़ें जो है ना, ये इस टाइप से जो आती हैं वो उसकी एबिलिटी कहलाती हैं, अर्हता कहलाती हैं। कॉमन चीज़ें हैं, सभी लोग जानते हैं। मेन चीज़ होती है कि प्रश्न का दायरा अगर गहरा होता है, प्रश्न अगर गहराई से पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, तब अपन क्या करते हैं उस नज़रिए से अपन को सोचना है। आर्टिकल जो है ना 59 में जो है ना राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, मतलब राष्ट्रपति के पद जो है ना वो ग्रहण करना, तो उसके लिए शर्तें क्या होना चाहिए, किन किन टर्म्स पर राष्ट्रपति जो है ना अपने पद को ग्रहण कर सकता है। और इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है और राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है। देखो राष्ट्रपति को शपथ के संबंध में जो है ना वो अपन विस्तार देंगे बाद में। अभी अपन को केवल ये देखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ नहीं लेता है, बल्कि संविधान के संरक्षण प्रतिरक्षण की शपथ लेता है वो। और राष्ट्रपति को शपथ जो है ना सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम जस्टिस यानी न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। इसके बाद आर्टिकल 61 की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और महाभियोग की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति के लिए है वही लगभग प्रक्रिया जो है ना अन्य के सुप्रीम कोर्ट के जज या जो सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं, जो एग्जीक्यूटिव बड़े बड़े पद हैं, उनको जो है ना पद से हटाने के लिए वही प्रक्रिया को अपनाया जाता है। महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। इस पे अपन डिस्कस करेंगे, अभी मैं केवल इसकी आउटलाइन तैयार कर रहा हूँ। इसके बाद आता है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पद अवधि क्या होगी। देखो इस संबंध में ये कहा गया कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसका निर्वाचन मतलब अगले उस प्रोसेस में क्या होगा, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है। फिर सवाल उठता है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गया है तो ऐसी परिस्थितियों में
जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बना, ऐसी परिस्थितियों में क्या प्रोविज़न होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि स्पीकर को तुरंत तो सूचित करता है और राष्ट्रपति के पद पर ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। और ये भी कहा गया कि 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए सामान्यतः। अगर कोई विशेष परिस्थितियां नहीं है तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए और वो तब तक अपने पद पे बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी ना हो जाए। 6 महीने के अंदर जब भी उत्तराधिकारी चुन लिया जाएगा तो वो व्यक्ति जो है ना अपने पद से हट जाएगा और उपराष्ट्रपति के पद पे पहुंच जाएगा। और वो व्यक्ति अगर खुद भी चुनाव लड़ना चाहता है तो वो खुद भी चुनाव लड़ सकता है। एक सवाल उठता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो व्यक्ति चुनाव लड़ना, उपराष्ट्रपति था वो राष्ट्रपति के पद पे इस समय काम कर रहा हो, चुनाव लड़ना चाहता है, तो क्या उसे अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। देखो, जनप्रतिनिधित्व के बारे में ये कहा गया है कि जो जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या काउंसिल का मेंबर्स हो या राज्यसभा का सदस्य हो, जनप्रतिनिधित्व को हमने लाभ के पद में नहीं रखा है। ये लाभ का पद नहीं होता। लाभ के पद से मतलब होता है सरकारी क्षेत्र में काम करना, सरकारी यूनिट में काम करना, सेमी गवर्नमेंट यूनिट में काम करना या ऐसी मैकेनिज्म में वर्क करना या सेवा प्रदान करना जिस मैकेनिज्म को किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, तो वो जो है ना वो लाभ का पद कहलाता है। जनप्रतिनिधित्व को इससे बाहर रखा है तो वो जो है ना चुनाव लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, एक सवाल और उभर के सामने आता है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गया तो राज्यसभा का वो पदेन सभापति भी होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, तो राज्यसभा का सभापति का पद खाली हो जाएगा। क्यों? उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते तो उसी रूप में मिलते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में, तो वो पद खाली हो जाएगा। तो उसके लिए राज्यसभा में एक विधान किया गया कि जो उपसभापति होता है वो सभापति बन जाता है और जो उपसभापति के पद के लिए जो है ना वहाँ पे जो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा एक कॉमन इलेक्शन होता है और उसे उपसभापति बिठाल दिया जाता है। और जैसे ही उपराष्ट्रपति यहाँ से यानी राष्ट्रपति के रूप में वापस होता है तो पूरा सिस्टम बैक हो जाता है। उसके लिए यह विधान किया गया है। एक सवाल और उठता है कि अगर कोई राष्ट्रपति आकस्मिक ये सीट खाली हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है, उपराष्ट्रपति की आकस्मिक सीट खाली हो जाती है, तब क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है ना ऑटोमेटिक राष्ट्रपति बन जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी सीट खाली हो गई, उसने भी रिजाइन कर दिया, तो फिर क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जस्टिस जो है ना जज, वो क्या होगा? न्यायमूर्ति, वो अपना ऑटोमेटिक राष्ट्रपति बन जाएगा। मतलब इस सिस्टम को, राष्ट्रपति के जो सिस्टम को, इसको जो है ना हम पॉलिटिकल इफेक्ट की ओर नहीं ले गए, पॉलिटिकल प्रोसेस की ओर नहीं ले गए, बल्कि इससे जुडिशियरी प्रोसेस की ओर ले गए, न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक क्षेत्र की ओर इसको हमने रिटर्न किया है। तो वहाँ से न्यायिक व्यवस्था उस पर एस्टेब्लिश्ड होती चली जाती है राष्ट्रपति के पद पे। ये एक बहुत अच्छा दायरा रखा गया है, एक बहुत अच्छी सोच का नज़रिया रखा गया है कि जुडिशियरी जो पर्सन होता है वो ज़्यादा शार्प माइंड होता है और ज़्यादा नॉलेज रखता है और अब तक भी हमें सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ज़्यादा फेथ है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसी संदर्भ में हम आगे विस्तार करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियाँ आर्टिकल 53 के तहत जो है ना, जब राष्ट्रपति के पद में कार्यपालिका शक्ति अंतर्निहित होती हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए? ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति के पद में कार्यपालिका की शक्ति है तो राष्ट्रपति को अपनी कार्यपालिका की शक्ति का उपयोग करने के लिए क्या करना है? तो देखो, इसकी सहायता के लिए हम एक जो है ना एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स संघ की बनाते हैं और वो काउंसिल और ऑफ मिनिस्टर्स यानी एग्जीक्यूटिव जो होते हैं संघ की, उस एग्जीक्यूटिव के द्वारा यानी अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के द्वारा वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। यानी उसकी सहायता के लिए काउंसिल बनती है, वो उस शक्ति का प्रयोग, अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा करता है। मंत्रिपरिषद का गठन आर्टिकल 74 में है। राष्ट्रपति जो है ना मंत्रिपरिषद का गठन करता है 74 के तहत। वो काय के लिए करता है? वो अपने सहयोग के लिए, मतलब ये मंत्रिपरिषद जो गठित होती है राष्ट्रपति के सहयोग के लिए होती है। इसके अलावा जो है ना यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के जो अधिकार और शक्तियाँ हैं, हम इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार और क्या शक्तियाँ हैं। इसके बाद नियुक्ति के संबंध में जो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है, तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है,
निर्वाचन इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति करता है, यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है, एससी एसटी और ओबीसी कमीशन के सदस्य अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ऐसे हमारे पास बहुत सारे कमीशन हैं। राष्ट्रीय ऐसे बहुत सारे कमीशन हैं जिन कमीशनों के नियुक्ति जो है ना वो राष्ट्रपति करता है, यानी सदस्यों की नियुक्ति करता है। कमीशनों का गठन अलग करता है, यहाँ पे वो उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा जो आगे आयोगों का गठन होता है, मतलब एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राजभाषा आयोग, जो जितने भी कमीशन होते हैं इन कमीशन का गठन करने की शक्ति भी राष्ट्रपति को है इसी के तहत। अब इसके बाद उसकी सैनिक शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ क्या हैं। तो सैनिक शक्तियों में देखो, जो देश के तीनों जो सेना बल हैं, तीनों सेना बलों के प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और तीनों बलों के सेना का जो हेड है यानी प्रधान है वो प्रेसिडेंट होता है। तीनों बलों के मुखिया जो है ना वो प्रेसिडेंट होता है। एक चीज आपको हर जगह ध्यान रखना है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ये सारे काम करता है। ये चीज़ बिल्कुल फोकस करना है। कोई भी काम राष्ट्रपति करेगा तो वो मंत्रिमंडल की सलाह पर करेगा। यहाँ पे आर्टिकल 71 को भी हम डिफाइन करते हैं। आर्टिकल 71 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव को, यानी निर्वाचन की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रपति के चुनाव को अगर अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उस समय तक राष्ट्रपति के द्वारा जो कृत्य कार्य हैं वो सभी वैध माने जाएंगे। राष्ट्रपति के चुनाव अवैध हो सकता है लेकिन उसके कृत्य कार्य अवैध नहीं हो सकते हैं। उसके कृत्य कार्य यानी उसके द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाएंगे। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं, राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियाँ क्या होती हैं। इन शक्तियों के बारे में मैं अगले चरण में चर्चा करूँगा।